नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। प्रधानमंत्री बनारस पहुंचे और इस बार पहुंचे महाशिवरात्रि के अवसर पर, और सबसे बड़ी वजह थी विजय बूथ बूथ की विजय करने के, उनके कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की बात हुई। उनका भाषण बहुत अच्छा था, हमेशा जैसे होता है। उसमें तथ्य भरे ना हो, लेकिन लोगों को आकर्षित करने की सारी बातें होती हैं। और यहाँ तो उनको अपने कार्यकर्ताओं को उनमें जोश लाने की बात थी, तो उन्होंने काफ़ी उनमें जोश बढ़ाया उनका, कि वो किस तरह से हर बूथ जीते। इस बात को लेकर के 4 जो चरण हो गए हैं तो पूरे, जहाँ चुनाव पूरे हो चुके हैं, शायद अभी तक 292 सीटों पर मतदान हो चुके हैं और 111 पे होने बाकी हैं, और 111 पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं। और यहाँ पे स्थिति बिल्कुल अलग सी हो गई है। आपको सबको ताज्जुब हुआ था कि योगी, जो हमेशा अयोध्या की बात करते थे, वहाँ से क्यों नहीं लड़ रहे, उनको वापस क्यों भेज दिया गया गोरखपुर। अब उनको शायद लगा होगा कि अयोध्या से जीतना मुश्किल होगा, और गोरखपुर उनका अपना पुराना स्थान है, तो शायद वहाँ संभावना ज़्यादा होगी। लेकिन वहाँ भी लग रहा है कि टक्कर उनके लिए कोई आसान नहीं होगा। तो उन्होंने ऐसा क्या किया पिछले 5 साल में कि जहाँ वो चेहरा बनना चाहते थे राज्य का, राष्ट्र का, वहाँ से अब उनको अपनी सीट बचाने की मुश्किल हो रही है। तो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको अब देखें, उनकी जिस तरह की बातचीत करते हैं, उसका अंदाज़ देखें, तो एक बात तो उन्होंने साफ सीख ली अपने नेता से, कि काम कैसा भी हो उसका डंका खूब बजाओ। तो डंका बजाने में योगी काफ़ी आगे रहे। तथ्य जो भी हों, उसका ठीक उल्टा, सूरज अगर पूरब से निकल रहा है तो कह दो पश्चिम से निकल रहा है, उनको समझा सको तो ठीक है। जैसे आपने गंगा जी में जो शव जिस तरह से बहे वो देखा, लखनऊ में जिस तरह चिता जली वो देखा, वो सारी छवियाँ लोगों के दिमाग में हैं, लेकिन लोगों की स्मृति कुछ ज़्यादा दूर तक नहीं रहती, तो भूल जाते हैं। जो आज की घटना इतनी महत्वपूर्ण है कि वो लोग भूल जाते हैं कि कल क्या हुआ था। तो किसान आंदोलन वाली बात थोड़ा कुछ लंबी खिंच गई थी, तो जो लोग उसमें हिस्सा ले रहे थे वो तो नहीं भूलेंगे। लेकिन जो कोरोना के ज़माने में कई चीज़ें हुई, लोगों को याद है, लेकिन वो कुछ दूर चली गई याद। अब उन्हें देखना पड़ रहा है आज की महंगाई कैसी है, बेरोजगारी की बात हो रही है, विकास हुआ कि नहीं हुआ। तो अब बातचीत व ध्यान उधर चला गया है। एक और बात थी कि पहले शुरुआत में जो हिंदुत्व की बात हो रही थी, जहाँ भी मंदिर की बात करो, लोग सारी और बातें भूल जाते थे। अब जब सरकार ने कहा है कि उन्होंने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है, अब उत्तर प्रदेश में कोशिश हो रही थी कुछ और भी उनको दिया जाए, सब्जी दी जाए, तेल दिया जाए, कुछ और भी दिया जाए। इस तरह से तरक्की नहीं होती। ये तो एक अपने आप में एक वेलफेयर स्टेट सा हो गया, जो संभालना आसान नहीं होगा। तो चुनाव के लिए भले आप कर लें, उसके बाद फिर क्या होगा। और अब स्थिति ये है कि ठीक है, जो सरकारी योजनाओं से लोगों को कुछ मिला, लेकिन क्या उनको याद रहेगा? ठीक है, अगर कुछ महिलाओं को कुछ याद रहेगा, क्योंकि उनके जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है। लेकिन सब मिला के उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म प्रधान रहा है, और उसके बाद जाति। धर्म और जाति का अगर विश्लेषण करें तो उसके कई तरीके हैं। मैं उसमें विहंगम दृष्टिकोण लूँगा अपना। कुछ लोग जैसे कि बर्ड्स आई व्यू कहते हैं अंग्रेज़ी में, और वर्म्स आई व्यू, जो कि जो ज़मीन पर रहने वाली चीज़ें, जो रेंगने वाली चीज़ों का जो नज़रिया होता है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आप सुन रहे होंगे तमाम विश्लेषकों से, जो ज़मीन से रिपोर्ट कर रहे हैं, कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जातिगत समीकरण कैसे हैं, वहाँ किस तरह से बात हो रही है, कौन जीतेगा, कहाँ पे बाहुबली हैं, कहाँ पे किस जाति के लोग हावी हैं, कहाँ धर्म की बात होगी, कहाँ बीएसपी हावी है, कहाँ एसपी हावी है, कहाँ बीजेपी है।
लेकिन जिस तरह अभी तक जो स्थिति है, पहले 292 सीटों पे मतदान के बाद बीजेपी पिछली बार उसका साफ बहुमत लोगों को दिख रहा था। जो लोग एग्ज़िट पोल देखते हैं, जो नज़दीक से चुनाव को देखते हैं, एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप 2017 के चुनाव भी देखें और करीब 10 से 10-12 जिन संस्थाओं ने कोशिश की थी भविष्यवाणी करने की कि ये होगा, वो होगा, उनमें से कोई सब ठीक नहीं बैठा था। बीजेपी किसी ने नहीं सोचा उसको 300 से ज़्यादा मिलेंगी सीटें। बहुत तो बहुत 250, 260 के आसपास कोई इनको दे रहा था। लेकिन ज़्यादातर मान रहे थे कि वो मेजॉरिटी उनकी नहीं होगी। फिर भी जो रिज़ल्ट आए देखा आपने। तो सारी विद्वत्ता के बाद, सारी बातें जो ज़मीन के स्तर पे देखने के बाद, सारी गणित जोड़ने के बाद भी अगर 10-12 जो आपके विश्लेषक हैं सब गलतियाँ ही करते रहें, तो फिर अगर आप विचार से देखें, विहंगम दृष्टि से देखें, तो शायद आपको एक ज़्यादा अच्छा अंदाज़ लगेगा इन बातों का। तो अभी जो स्थिति है उसमें नरेंद्र मोदी का जो अपना एक प्रभाव है, उनकी जो भाषण की शैली है, लोगों को अपने साथ जोड़ने की जो उनकी एक प्राकृतिक उनमें जो एक गुण है, उसके अलावा भाजपा के पास आज कुछ भी कहने के लिए नहीं है। और जो भी हैं सारे केंद्रीय कार्यक्रम हैं, जो लोकल जो कार्यक्रम राज्य के थे, उनमें कोई ऐसी बात नहीं दिख रही जिससे लोग राज्य या योगी की तरफ आकर्षित हों। उसके सामने आप ये देखिए कि अखिलेश ने जो ये एक बीड़ा उठाया दोबारा, उसने पहला काम तो ये किया कि परिवार से अलग हो गया। तो उसके ऊपर आप परिवारवाद का अब लांछन लगा नहीं सकते, क्योंकि वो परिवार से अपने आप को अलग करके अब वो मुलायम सिंह का बेटा नहीं है, वो अखिलेश यादव बन गया है। और जिस तरह से उसके भाषण में लोगों ने उसकी जो चुनावी सभाएं हुई हैं, उनमें लोग इकट्ठा हुए हैं, उससे लगता है कि कहीं उसने फिर से लोगों की उनका मन जो है अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। कुछ इसलिए कि योगी का राज सबसे बड़ा कुराज था, और कुछ इसलिए कि वो उनमें एक उनकी जो एक छवि है वो युवा नेता की है। अब आप समझ सकते हैं कि तथ्य और अ, उसकी जो छवि है उसमें कितना फ़र्क होता है। योगी और अखिलेश एक ही उम्र के हैं, लेकिन जब उनको हम देखते हैं तो कहते हैं अखिलेश जो है जवान है, वो योगी बुज़ुर्ग हैं। तो आपके सामने अपने आप ही देख रहे हैं, तथ्य वैसे ही हैं, लेकिन उनकी छवि अलग-अलग है। तो अगर इस बात को माने कि सारी लड़ाई छवि की है, वो इस छवि बनाने में जो सबसे बड़ा काम कर रहे थे, जिससे जोड़ा है इस भाजपा को, उनका नाम नरेंद्र मोदी ही है। अमित शाह कितनी भी कोशिश कर ले, उनको ऑर्गेनाइज़ करना आता है, लेकिन छवि बनाने में वो ज़्यादा सफल नहीं हुए हैं। और योगी जो भी कर रहे हैं, जितनी भी भाषण अपने देते हैं, सोचने वालों को बड़ी मुश्किल होती होगी कि ये आदमी क्या कह रहा है। जो भी बात कहते हैं, लगता है कि वो पता नहीं किस दुनिया से आ रहे हैं, किस ज़माने से चले आ रहे हैं। तो लेकिन उनकी जो ब्राह्मणों के बीच में, ऊँची जातियों में जो एक ज़रूरत पड़ गई थी, इसलिए कि वो कहते हैं 30 साल से दलितों ने या जाटवों ने या यादवों ने, सब ने जो एक ऐसा माहौल बना रखा था जिसमें कि ऊंची जातियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। उसके नाम पे कुछ लोग उनका समर्थन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर अपने आप को छत्री बना दिया। मान लिया कि वो उस क्षत्रिय जाति के हैं जिसमें भगवान ने जन्म लिया था, और इस तरह करके उन्होंने अपने आप को थोड़ा-सा बाकी लोगों से शायद कुछ अलग कर लिया। तो अभी ये स्थिति ये है कि जो कुछ ऊंची जातियां हैं और कुछ जो दलित हैं, वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। मुसलमान भी समझ गए हैं कि ओवैसी वो उनकी छवि बन गई है। तथ्य जो भी हो, उनकी छवि ऐसी है कि वो भाजपा का काम देख रहे हैं। और मुसलमानों से जो मेरी बातचीत हुई है, उस पे ये लगता है कि वो उन्होंने मन बना लिया है कि ओवैसी शायद उनके लिए भला नहीं कर पाएंगे। तो अभी स्थिति ऐसी है कि जो भाजपा
समाजवादी पार्टी और बीएसपी, 3 मुख्य पार्टी हैं और कांग्रेस अभी इसमें उसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन उन्होंने एक जगह बनाई है लोगों के मन में, लेकिन ऐसी नहीं है कि उनको सीटें मिल सकें। कुछ मिल जाएगी तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन जो नई समीकरण आ रही है उसके हिसाब से सपा काफ़ी आगे जा रही है। भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर है। हो सकता है दोनों की सीटें बराबर हों, हो सकता है उनमें से किसी को 2, 4, 5 सीटें आगे मिल जाएं, लेकिन संभावनाएं इस तरह निकल रही हैं कि बसपा को अगर पिछली बार देखें तो उनके बसपा का जो वोट का परसेंटेज था वो सपा से आधा % ज़्यादा था, लेकिन सपा को करीब 47 सीटें मिली थी और बसपा को 17। तो यानी कि अगर आपका वोट का परसेंटेज भी वही रह जाए राज्य भर में तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसका फ़र्क पड़ता है किस जगह पे किस तरह से आपका कंसंट्रेशन है। तो अभी भी बसपा के कुछ इलाके हैं जहां उसके 35-40% वोट हैं, वहां तो उनको ज़रूर सीटें मिलेंगी। लेकिन सपा ने अपनी इस तरह से स्थिति बनाई है कि उन्होंने नए नए जो जातियां हैं, समुदायों को जोड़ा है अपने साथ और एक जोश पैदा किया है। तो इससे जो है एक जो कोई लहर किसी की नहीं है। अगर लहर मानेंगे किसी की थोड़ी बहुत है तो वो शायद अखिलेश की ही है। और अगर आप देश और जब तक नरेंद्र मोदी हैं उनके नाम पे उत्तर प्रदेश में तो कम से कम उनको सीटें मिलेंगी और काफ़ी सीटें मिलेंगी। तो अभी की जो अगर आप पिछली बार का 2017 का जो समीकरण देखें तो 4-1 करोड़ मान लीजिए भाजपा के थे और 2-2 करोड़ मान लीजिए इनके बसपा और सपा के थे और बाकी करीब कुछ 1 करोड़ से कम में सभी पार्टियां थी। कांग्रेस 50 लाख वोट के आसपास थी। अगर आप परसेंटेज में देखिए 37-38%, भाजपा के 21-21.5%, सपा के 22-22, बसपा के और कांग्रेस के 6 या 7 और बाकी सब 1 के आसपास उसके नीचे। तो ये तो पुरानी समीकरण थी और कांग्रेस का कुछ भाग्य बदलता दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर उनकी 1 या 2 से 5-10 भी हो गई, अगर उनकी डबल डिजिट भी हो गई तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए क्योंकि प्रियंका गांधी ने इस बार कम से कम एक माहौल तो बनाया है कांग्रेस के लिए, लेकिन उसमें सीटों को बदलने की अभी तक बात दिख नहीं रही है। और जो आरएलडी जो अजीत सिंह के बेटे की पार्टी, जयंत की पार्टी है, उन्हें उनके पास अभी तो शायद ज़्यादा सीटें नहीं थी, उनको 2, 4, 5 मिल जाए तो वो उससे फ़ायदा होगा सोशलिस्ट पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश की पार्टी को, और राजभर से कुछ मिल गया तो राजभर जी को उनको भी मिल गया तो उससे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अखिलेश जो हैं वो नए नेता की तरह उभर रहे हैं जो अगली सरकार बनाने का शायद सपना देख सकते हैं। भाजपा फिर भी अभी डोमिनेंट पोजीशन पे है और अगर आप उसको राज्य भर के हिसाब से देखें तो उनके पास सारे जो गणनाएं देखी हैं उनमें लग रहा है पर सीटें तो काफ़ी आएंगी। कितनी आएंगी, मेजॉरिटी बनेगी नहीं बनेगी वो बात दूसरी है, लेकिन अखिलेश यादव की सोशलिस्ट पार्टी उसमें उत्साह दिख रहा है, लोग से जुड़े हैं। वो लहर भले ना हो लेकिन ऐसा सब मानते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि अखिलेश एक सपना देख रहे हैं। तो सब मिला के जो समीकरण बनी है वो अंत में जनता हिसाब मांग रही है 5 साल का।